मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स की नई यूनिट ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक, ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या होती है? मीन्स कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह से तक रिप्लेस होकर कैसे आता है। या तो वो रे की फॉर्म में आता है या वो वेव की फॉर्म में आता है। या तो वो रे बनाते हुए आता है या वेव बनाते हुए आता है। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये रे क्या होती है और ये वेव क्या होती है। रे होगी जो सीधी चलेगी, मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन में, और वेव किसी भी तरीके से चल सकती है। वेव का पाथ कैसा भी हो सकता है, लाइक दिस। ओके, तो हमें इस ऑप्टिक्स यूनिट में दो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स के बारे में और एक वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ओके, अब जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है रे ऑप्टिक्स और इससे रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आज हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसके बारे में हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। इस चीज के बारे में हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा बेसिक पढ़ा था क्लास 10th में। अब थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे अपन। ओके, सबसे पहले जब हम रे की बात करते हैं तो रे का जनरेशन होता कहां से है? सनलाइट से या किसी भी लाइट से। तो व्हाट इज लाइट? लाइट होती क्या है? ओके, लाइट के बारे में हम समझते हैं कि लाइट होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है लाइट? एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक, लाइट एनर्जी ही है एक तरीके से। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। कौन सी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। ओके, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी चलेगी। ओके, और इसकी जो स्पीड है हम सी से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, बट लाइट की स्पीड है उसको सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी तेज स्पीड से ये चलती है। ओके, इतने मीटर ये एक सेकेंड में कवर कर लेती है। ओके, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो लाइट रेज है, लाइट जो है वो ईएम वेव की कॉमन फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी कॉमन फॉर्म है लाइट। ओके, और एक और लास्ट बात, जो बंच ऑफ लाइट होगा, जो बंच ऑफ लाइट एकदम से कहीं पर जाकर गिरेगा उसे बोला जाता है बीम। क्या बोला जाता है? बीम। जैसे कहीं पर लाइट फोकस होती है तो बीम इज इक्वल्स टू बंच ऑफ LIGHT, बंच ऑफ लाइट। इस बात को आप ब्रीफली समझना। ओके, नाउ हम फिनोमेना पे आ जाते हैं कि लाइट के कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, किस किस तरीके से लाइट को डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में। 10th क्लास में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी सरफेस है, कोई भी स्मूथ सरफेस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पर आती है और बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है, बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है, मीन्स ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो मीडियम 1 से कोई रे आती है और वापस वो मीडियम 1 में ही चली जाती है विदाउट एंटरिंग मीडियम 2। तो इस फिनोमिना को या इस जो इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन।
ओके। अब रिफ्लेक्शन के अंदर आप ये चीज देख लीजिए, ये जो रे होती है इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। मुझे जहां तक लगता है आपको सबको पता होगा, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसे बोला जाता है नॉर्मल। ओके, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये जो जो भी सरफेस है, स्मूथ सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लाइन, उसे बोला जाता है नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसे इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी उसे एंगल आर बोला जाता है। ओके, तो नाउ दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, अब हम रूल देख लेते हैं जो हमने 10th क्लास में भी देखे हुए हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है रिफ्लेक्शन का? रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल ये होता है कि एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा इक्वल होगा, तभी रिफ्लेक्शन होगा, वरना रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ओके, एंड जो नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे, ये एक ही प्लेन में है तीनों, ये एक ही प्लेन में होंगे। ओके, ये किससे रिलेटेड फिनोमेना पढ़ा हमने? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। उसकी टर्म्स देख ली, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एंगल आई और एंगल आर दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन में ही रहेंगे। ओके, ये किससे रिलेटेड फिनोमेना हो गया? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब हम वो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। ओके, अब हमें रिफ्लेक्शन को समझना है तो हमें मिरर को समझना पड़ेगा, क्योंकि मिरर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन करता है। ओके, अब हमने 10th क्लास में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रखा है कि प्लेन मिरर जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी की वैसी इमेज बनाता है। ओके, हमने पढ़ रखा है ये, वो वर्चुअल होती है बट सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पर जाके बनती है। तो प्लेन मिरर हमने पढ़ रखा है। अब डायरेक्ट हम 12th क्लास में स्फेरिकल मिरर पर चलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड फिनोमिना ही हमको आगे चलकर पढ़ने हैं। ओके, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर शेप में हो। ओके, किस शेप में हो? स्फेयर की शेप में हो। अब दो तरह से ये शेप हो सकती है, दो तरीके से शेप हो सकती है। एक शेप इस तरीके से हो सकती है, एक शेप इस तरीके से हो सकती है। ओके, क्या हो सकता है कि एक का रिफ्लेक्शन पार्ट ये अंदर की तरफ हो और एक का रिफ्लेक्शन पार्ट बाहर की तरफ हो। अगर ये रिफ्लेक्शन पार्ट अंदर की तरफ है तो इसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। और अगर ये रिफ्लेक्शन पार्ट बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है, तो इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप बात को ध्यान से देखिए, जैसे ही यहां पर कोई रे आएगी तो वो इस तरफ जाएगी, लग रहा है हमको, जैसे आएगी कोई रे वो इस तरफ जाएगी, क्योंकि ये ऐसे घुमा हुआ है। ये रे आएगी तो इस तरफ आएगी। तो क्या कर रहा है ये कोई रे आ रही है, उनको इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कौन सा? कन्वर्जिंग मिरर भी इसे बोला जाता है। अब यहां पर इसी तरीके से यहां पर कोई रे आएगी तो वो ऐसे जाएगी, रे आएगी इस तरफ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? इनको दूर कर रहा है। ओके, इनको दूर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इनको
डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को। ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जिसमें अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टेड हो, कॉनकेव मिरर जिसमें बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टेड हो, वो कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर पास लाता है इसलिए कन्वर्जिंग है, ये दूर भगाता है इसलिए डाइवर्जिंग है। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड आपको ये बातें समझ में आई। अब कुछ इनसे रिलेटेड फिनोमिना है उनको हम देखते हैं। इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है इनसे रिलेटेड, उनको हम देखते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। तो देखिए कि जैसे ही हम इस मिरर को बनाते हैं, मैं साइड में बता देता हूं आपको, जैसे ही हम इस मिरर को बनाते हैं तो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। ओके, इस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है पोल। इस पोल पर कोई भी रे इंसिडेंट होगी, अगर इस पोल पर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या देखते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जानते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है वो किसी ना किसी स्फेयर से मिलकर बना होगा। अब ये जिस स्फेयर से मिलकर बना होता है उस स्फेयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर निकलती हुई कोई रे इंसिडेंट होती है मिरर पर तो वो सीधी की सीधी ही उसी एंगल पर निकल जाती है, मतलब जिस पाथ से आती है उसी पाथ पर निकल जाती है। तो पहला हो गया पोल और दूसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस को। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो लाइन निकले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिलाते हुए जो लाइन निकले उसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस को, सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। तो इसी तरीके से इस पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस को हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे ही इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन आती है और वो मिरर से टकराती है तो मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाएगा उस पॉइंट को? प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। ओके, और इसे हम स्मॉल एफ से भी लिखते हैं, इसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ये चीज हम ध्यान रखें। अब जो पार्ट रिफ्लेक्शन का है, जैसे इतना पार्ट इस मिरर का रिफ्लेक्शन में काम में आ रहा है, तो इस पार्ट का जो डायामीटर है उस डायामीटर को बोला जाता है एपरेचर। क्या बोला जाता है? एपरेचर बोला जाता है। ओके, अब इसी तरह की टर्मिनोलॉजी कॉन्वेक्स मिरर में भी काम में आती है। इसी तरह की टर्मिनोलॉजी कॉन्वेक्स मिरर में भी काम में आती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम समझने के लिए यहां उसका पोल होगा। ओके, अब स्फेयर इस तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा। ओके, इसमें फोकस भी इस तरफ होता है और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ओबेस इस तरफ ही होगा, फोकल लेंथ है ओबेस इस तरफ होगी। ओके, तो इसमें थोड़ा सा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें जो चीजें फ्रंट में होती है इसमें वही चीजें बैक में होती है, बट होती सेम टू सेम है। तो आपको याद रखना है पोल के बारे में
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, प्रिंसिपल फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में एंड एपरेचर के बारे में। ओके, नाउ कल हम एक डेरिवेशन करेंगे जो इस फोकल लेंथ और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन को बताएगा। थैंक यू। और आज इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैंने एक पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेजा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की पूरी क्लास का पीडीएफ उसमें बना हुआ है। ओके, ओके, थैंक यू।